राधे राधे। एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 452 चोट। कुछ देर बाद फिर से मैच स्टार्ट हुआ। कुछ पॉइंट्स बनाने के बाद ईशान हारने ही लगा था। उसे गुस्से से अयांश को देखा और जब अयांश गोल करने जा ही रहा था तो वो खुद सोचकर एकदम से उसके सामने आया और उसके पैर पर पैर अड़ाकर उसे गिरा दिया। उसे गिरता देख क्राउड हैरान होकर खड़े हो गई। रूहानी की तो सांसें ही उसके गले में अटक गई जब अयांश गिरा था। अब तक गेम फनी वे से चल रहा था, लेकिन अब सब सीरियस हो गए। अयांश ने अपने बाजू को देखा जो छिल गई थी और उससे हल्का खून आ रहा था। उसने घूर कर ईशान को देखा। वो उठा और फिर से मैच खेलने लगा। कुछ ही पल बाद अयांश की टीम जीत गई। सब खुश होकर चिल्लाने लगे। अयांश ने बहुत गुस्से से ईशान को देखा। ईशान अयांश के पास आया और बोला, आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, मैंने आपको नहीं देखा, आप गिर गए, प्लीज़ आप इसे पर्सनल मत लेना। अयांश उस लड़के की चालाकी पर मुस्कुराया और अपना सर हिलाते हुए बोला, ओह फिर तो तुमने भी इसे गेम की तरह ही लिया होगा, क्योंकि मैंने पहली बार किसी नेशनल चैंपियन को इतना हग गैप कर हारते देखा है। इसके लिए तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे? ईशान ने घूरकर उसे देखा। आयश उसके पास आया और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, पर तुम फिक्र मत करो, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ये एक इंटरनेशनल एथलीट का वादा है। ये कहने के बाद आयश और रोहित डीन के साथ अंदर चले गए। इधर रूहानी अयांश के लिए काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसने देखा था अयांश की कोहनी में बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। वो बिना ज़्यादा सोचे उसके पीछे भागी। कुछ पल बाद अयांश डीन के साथ उसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस काफ़ी बड़ा था, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी थी, इसलिए रोहित ने अयांश के लिए नर्स को बुलाने के लिए कहा। नर्स ने अयांश को देखा तो उसके गाल लाल हो गए। आज कितने ही दिनों बाद उसे इतने हैंडसम आदमी को जो छूने को मिल रहा था। आयश कुर्सी पर बैठ गया और नर्स आयश की चोट पर ट्रीट करने ही वाली थी कि रूहानी भागकर अंदर आ गई। उसने आव देखा न ताप नर्स को साइड किया और आयश के हाथ को पकड़कर उसकी चोट को देखने लगी। दिखाइए हमें। आयश ने अचानक से उसे देखा तो हैरान हो गया। रूहानी आयश के गहरे चोट को देखकर उसे डांटते हुए बोली, आपका ध्यान कहाँ था? अगर ज़्यादा लग जाती तो? डीन ने हैरानी से उस लड़की को देखा जो बिना परमिशन के उसके ऑफिस में आ गई थी। उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर आहूजा की बात सुनकर रूहानी ने घबराते हुए उसे देखा, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी ही है और कुछ कहने को ही थी कि मिस्टर आहूजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे अंदर ज़रा भी है? हैं? तुम ऐसे कैसे यहाँ आ सकती हो? तुम थोड़ी अक्ल है या नहीं? अभी यहाँ से बाहर जाओ। रूहानी कुछ कहती उससे पहले आयश ने कहा, मिस्टर आहूजा आप कुछ देर बाहर जाएंगे? मुझे ड्रेसिंग मेरी वाइफ से करानी है। वाइफ? मिस्टर आहूजा ने हैरानी से कहा। आयश सर हिलाते हुए बोला, हाँ मेरी वाइफ। अब आप सब बाहर जाइए। मिस्टर आहूजा ने रूहानी को देखा और कुछ कहने को ही थे कि रोहित ने कहा, मिस्टर आहूजा चलिए आप मुझे आपका कॉलेज दिखाइए। वे लोग वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर बस आयश और रूहानी ही बाकी थे। रूहानी ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और उसके चोट को साफ करने बोली, आपने उन्हें क्या बताया कि हम आपके वाइफ हैं? आयश ने उसको परेशान चेहरे को देखा और बोला, बस ऐसे ही मेरा मन हुआ तो मैंने बता दिया। रूहानी ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। वो चोट को साफ करते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी और आयश उसके चेहरे पे आ रहे एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन खुश हुए जा रहा था। रूहानी ने कहा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह आपने हमें बताया क्यों नहीं आप यहाँ आ रहे हैं? आयश ने हैरानी से उसे देखा। उसने कहा, तुमने मेरी बात सुनी? तुम बस भाग कर आ गई। रूहानी ने कहा, तो क्या आप बस हमसे मिलने आए गए? आयश ने कहा, नहीं मुझे यहाँ कुछ काम था। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। इसी बीच उसने उसके हाथ पर पट्टी भी बांध दी। आयश ऑफिस में ही वॉशरूम में कपड़े बदल कर वापस आ गया। वो अब पहले जैसे लग रहा था। उसने कहा, अब तुम जाओ अपने दोस्तों के पास, मैं ठीक हूँ। रूहानी ने कहा, हाँ आप अपना ध्यान रखना। आयश ने हाँ में सिर हिलाया। रूहानी अपने बाल और कपड़े ठीक करके वहाँ से चली गई, लेकिन उसने पिलर के पीछे छिपी जानवी को नहीं देखा। जानवी ने कड़वाहट से कहा, तो ये गंवार सच में मिसेस रायजादा है?
जानवी अपने डैड के ऑफिस में आ रही थी। जानवी और ईशान यहाँ के डीन के बच्चे हैं। इधर रितिका आर्ट क्लास से आज बहुत देर बाद भी बाहर नहीं आई तो वंश उसे ढूंढने के लिए अंदर चला गया। उसने देखा कुछ लोग लाइन से बैठे हुए थे। उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी। उनके सामने कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। दरअसल वहाँ पर स्कल्पचर तैयार किए जा रहे थे और जिनके चेहरे पर मिट्टी लगी थी उन्हीं का फेस स्ट्रक्चर बना रहे थे। वंश ने अभी सभी तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और उसे रितिका भी वहाँ पर दिख गई। उसकी आंखों में कोई पट्टी नहीं थी, लेकिन वो एक लड़के के चेहरे को टच करते हुए उसके फेस का स्ट्रक्चर बना रही थी। उसने देखा वो लड़का किस तरह रितिका के बालों से खेल रहा था जो कि रितिका के कंधे पर थे। रितिका कुछ भी देख नहीं पा रही थी और वो लड़का उसका पूरा फायदा उठा रहा था। वो कभी उसके गले के नीचे देखता तो कभी उसके होठों को। रितिका ने उसके फेस को टच किया तो उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और रितिका के हाथ को अपने चेहरे पे महसूस करने लगा। रितिका ने हाथ हटाया चाहा तो उस लड़के ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने चेहरे पे रखते हुए बोला, तुम ठीक से नहीं कर रही हो, अच्छे से करो। रितिका ने हाँ में सर हिलाया और फिर से उसके फेस को टच करने लगी। फिर मिट्टी पर स्ट्रक्चर बनाने लगी। उस लड़के ने ये देखा और अपना हाथ रितिका के कमर के तरफ बढ़ाया। तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उस लड़के ने अपने सामने खड़े नीली आंखों वाले डेविल को देखा जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो लड़का कुछ कहता उससे पहले वंश ने उसके मुंह पर हाथ साफ करने वाले कपड़े को ठूसा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। उसने उसे कसकर मुक्का मारा तो वो लड़का सीधा पीछे की तरफ गिर गया। वंश ने गुस्से से उसे देखा और उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए अंदर चला गया। इधर रितिका को उस लड़के का फेस स्ट्रक्चर लगभग पूरा ही बना लिया था। अब बस उसके होठ ही बाकी थे। रितिका ने अपने हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाए लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने कहा, हेलो, तुम कहाँ चले गए? तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने चेहरे पे रखा। रिति ने कहा, मैंने कहा था ना यहाँ से हिलना नहीं, कहाँ गए थे तुम? अब ऐसे ही होठ रखो। ये कहते हुए फिर उसने गाल पर हाथ फेरे लगी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ उसके सामने बैठा लड़का बदल चुका है। उसने अपना हाथ झट से पीछे खींचा और वह बोली, वंश, तुम कब आए? वो लड़का कहाँ गया? वंश ने कुछ नहीं कहा और उसके हाथ को पकड़कर फिर से अपने चेहरे पर रखा। रिति ने कहा, वंश, मुझे उसे पूरा करना है। अगर वो लड़का नहीं आया तो मुझे फिर से शुरू से करना पड़ेगा। वंश ने जिद्दी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, तो फिर से बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिति ने कहा, वंश प्लीज़, मुझे 3 घंटे लगे हैं इसे बनाने में, प्लीज़ उसे बुला दो। वंश अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, वो नहीं आएगा, मैंने उसे भगा दिया। क्या? रितिका हैरानी से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर एक टीचर उसके पास आते हुए बोली, रितिका, तुम ये क्या कर रही हो? ठीक से बनाओ, नहीं तो तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सॉरी सर, रितिका ने कहा और मुंह बनाते हुए वंश का फेस बनाने लगी। कुछ देर बाद जिसका पूरा हो गया था वो वहाँ से चले गए और अब वहाँ पर सिर्फ वंश और रितिका ही बचे थे। टीचर्स ने कहा, रितिका, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं ऑफिस में हूँ। रितिका ने ओके सर कहा और टीचर चला गया। वंश पूरा वक्त शांत बैठा गया और रितिका भी शांति से अपना काम कर रही थी। अब तक वंश के चेहरे और कपड़े मिट्टी से सन चुके थे। कुछ देर बाद उसका काम पूरा हो गया था, बस उसके होठ को छोड़कर। रितिका ने वंश के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसके लिप्स को अंगूठे से फील करने लगी। ऐसा करते हुए वंश उसे देख रहा था। उसके होठों को छूते हुए रितिका 2-4 बार जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाती। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा तो वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। रितिका को ज़रा भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो हैरानी से बोली, वंश, तुम ये क्या कर रहे हो? सब देख लेंगे। वंश ने सिडक्टिव टोन में कहा, श्श, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा तो वंश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। रितिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके होठों को चूम लिया। रितिका ने कसकर वंश के कंधे को पकड़ लिया। उसके हाथ का छाप उसके कपड़ों पर छप गया। दोनों के मुंह में मिट्टी का टेस्ट आ रहा था क्योंकि वंश के होठों पर रितिका के हाथ की मिट्टी लग गई थी। वंश ने रितिका से टी-शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसकी मुलायम स्किन को महसूस करते हुए उसे डीपली किस करने लगा।
उसकी इस हरकत से रितिका का दिल सब बेकाबू हो बाहर हो गया। वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह इतनी जल्दी उसके छूने से रिएक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वंश ने उससे अलग हुआ और गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगा। रितिका के गाल गुलाबी हो गए थे। उसके होठों पर भी लाल रंग की परत चढ़ गई हुई थी। वंश ने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया और उसे देखने लगा। इस लड़की ने न जाने क्या जादू था। वो हर बार उसके पास आने से खुद को नहीं रोक पाता था। इससे पहले कि वो पूरी तरह से वंश से कहा, तुम कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया। वंश ने उसके होठों को देखा और एक बार फिर से उन्हें चूमते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे ये क्या हो रहा है? कांट फील एनीथिंग फॉर हिम। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल। इसको सब्सक्राइब करो। एपिसोड 453 बदतमीजी। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। आरव आज किसी काम से बाहर गया था, इसलिए सानवी आज ऑफिस में अकेली थी। वह कुछ पुरानी फाइल्स को देख रही थी। तभी रागिनी एक फाइल को लेकर अंदर आ गई। सानवी ने उसे देखा और उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगी, लेकिन रागिनी को इससे कहाँ चैन मिला। वो मुस्कुराई और सानवी के पास आते हुए बोली, हाय सानवी, तुम क्या कर रही हो? सानवी अपना सर ऊपर करके उसे देखते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम अपना काम कर रहे हैं? रागिनी ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त लंच ब्रेक हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी? मैं और बाकी क्लीग पास में ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आज मिनी का बर्थडे है ना, तो वो हमें ट्रीट दे रही है। सानवी अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नो थैंक्स, हमें कहीं नहीं जाना। रागिनी अपने कंधे उठाते बोली, ओके मैं चलती हूँ फिर। वो बाहर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद एक लड़की कैबिन का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, मिस सावनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज़ सुनकर सावनी ने उसे अंदर आने के लिए कहा। एक कर्ली बालों वाली खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराते हुए आई। वो मिनी थी। उसने कहा, मिस सानवी, आप अकेली क्या कर रही हैं? हमारे साथ चलिए ना, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं सबको ट्रीट दे रही हूँ। सानवी को याद आया, अभी रागिनी ने उसके बारे में बताया था। वो मिनी के बर्थडे विश करते हुए बोली, ओह हैप्पी बर्थडे मिनी, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, हमें थोड़ा काम है। मिनी उससे रिक्वेस्ट करके बोली, प्लीज़ मिस सानवी, आप हमारे साथ चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा। सानवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मिनी ने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। सानवी ने अब उसे मना नहीं किया और फाइल बंद करते हुए उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद वे सब पास के ही रेस्टोरेंट में थे। सानवी, मिनी और रागिनी के साथ वहाँ पर 5 लोग और भी मौजूद थे। सानवी आज पहली बार उनसे मिल रही थी, क्योंकि वो ज़्यादातर आरव के साथ ही रहती थी। सानवी को देखकर एक लड़की ने दूसरी लड़की से कुछ कहा और वो लड़की सानवी को देखकर मुस्कुराई। सानवी को यह बहुत अजीब लगा। तभी उस लड़की की नज़र सानवी की अंगूठी पर पड़ी तो उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया और रिंग को देखते हुए बोली, वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। मिस सानवी, क्या एंगेज्ड हैं? सानवी मुस्कुराते बोली, हाँ। तभी उस लड़की ने कहा, ओह, फिर आप मिस्टर मल्होत्रा के साथ हर वक्त क्या करती रहती हैं? ऑफिस में भी और ऑफिस के बाद भी? क्या आपके मंगेतर को बुरा नहीं लगता आप अपने बॉस के साथ हर वक्त चिपकी रहती हैं? उसकी बात सुनकर सानवी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, उन्हें बुरा क्यों लगेगा? वही तो मेरे मंगेतर हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की एकदम से हैरान हो गई। सानवी ने नहीं बताना चाहती थी किसी को, लेकिन उस लड़की की बात सुनकर उससे गुस्सा आ गया था। उसने कहा, क्या मल्होत्रा सर आपके मंगेतर हैं? ये कहते हुए उसने रागिनी को देखा। उसने कहा, रागिनी, तुमने तो कहा था आरव सर तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। वो कह ही रही थी कि रागिनी ने घूर कर उसे देखा। सानवी हैरान होते हुए बोली, क्या सच में रागिनी तुमसे इन्हें ऐसा बताया है? रागिनी ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था कि आरव और मैं क्लासमेट थे और अब दोस्त हैं, और इसमें कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब लड़कियों ने रागिनी को अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि उसने सबको यही बताया था। मिनी माहौल को अजीब होता हुआ देखकर बोली, गाइस, ये सब छोड़ो, चलो केक कट करते हैं।
कुछ देर बाद मिनी का केक आ गया और सब खड़े होकर उनसे बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। कुछ देर बाद मिनी ने सबको केक खिलाया और सब लंच करने लगे। कुछ देर बाद सबने लंच कर लिया। सानवी अपना फ़ोन टेबल पर छोड़कर हाथ साफ करके वॉशरूम में चली गई। उसने अपना हाथ साफ किया और मिरर के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। तभी उसे मिरर में अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी और वो उसे देखकर सानवी के चेहरे पर भाव ही बदल गए। वो पीछे मुड़ी और सामने खड़े इंसान से चिल्लाते हुए बोली, विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विनय उसके पास आते हुए बोला, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा तो सोचा तुम्हें हाय कह दूँ। ये कहते हुए उसके होंठ पर शैतानी मुस्कान थी। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लेडीज़ वॉशरूम है, अभी के अभी जाओ यहाँ से, नहीं तो हम गार्ड्स को बुला लेंगे। लेकिन विनय नहीं रुका और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और चिल्लाते हुए बोली, गार्ड्स गार्ड्स। वो आगे कुछ कहती विनय उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसके दीवार से लगा दिया। सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विनय उसके कमर को कस के पकड़ने हुए बोला, डार्लिंग चिल्लाने की बेकार कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। उसकी नीली आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। उसने विनय को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, स्टे अवे फ्रॉम मी, और उसने विनय के पैरों के बीच जोरदार लात मारी। विनय उस जगह को पकड़कर गुस्से से उसे देखने लगा। सानवी ने कहा, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हारा मुंह तोड़ दें। ये कहते हुए उसने कोने से रखे ब्रूम को यानी झाड़ू को पकड़ लिया। विनय ने गुस्से से उसे देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुम। लेकिन सानवी ने उस झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। लेकिन विनय भी कम नहीं था। उसने ब्रूम को पकड़ लिया और उल्टे हाथ से सानवी का गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सानवी के होठ के किनारे से खून आने लगा। अब तक उसके बाल और कपड़े भी उथल पुथल हो गए थे। विनय ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा ही था कि सानवी के शर्ट के कुछ बटन टूट गए। सानवी की आंखें बड़ी हो गईं। विनय ने उसके गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ देखा और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। सानवी ने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया और विनय को जलती हुई आंखों से देखते हुए बोली, हाउ डेयर यू। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना। हम सबके काना चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो। एपिसोड 454 ईविल प्लान। सानवी ने गुस्से से विनय को देखा। उसने काउंटर पर रखे हुए गमले को उठाया और उसे विनय के ऊपर मारते हुए बोली, विनय हम तुम्हारी जान ले लेंगे। वो सीधा आकर विनय के सर पर लगा। आह! विनय ने अपने सर पर हाथ रखा और देखता तो उसके खून आ रहा था। उसने सानवी को गुस्से से देखा और उसके तरफ बढ़ने ही का था कि सानवी ने जमीन से ब्रूम को उठा लिया और उसे मारने लगी। विनय का सर घूमने लगा और वो फर्श पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सानवी इतनी वाइल्ड निकलेगी। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और झाड़ू को फेंकते हुए बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे विनय? नहीं तो अगली बार हम तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। उसने काउंटर से बैग उठाया और स्कार्फ को ओढ़ लिया। उसने गुस्से से विनय को देखा और उसके पैर को अपने हील से दबाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रागनी भागकर विनय के पास आ गई। ये क्या हो गया विनय, तुम ठीक हो ना? विनय अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से से बोला, मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? रागनी ने कहा, आई एम सॉरी विनय, मुझे नहीं पता चला ये इस तरह तुम्हें। विनय ने गुस्से से कहा, शट अप। तुमने फोटो लिया या नहीं? रागनी मुस्कुराते बोली, हाँ मैंने ले लिया। विनय के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। गुड, अब उसे फटाफट से आरव को भेजो, मैं बताता हूँ अब उस कमीनी को। यह कहते हुए उसने अपने सर के चोट को हाथ लगाकर देखा। रागनी ने हाँ में सर हिलाया। विनय वहां से जाने लगा तो उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ क्योंकि सानवी के हील से उसके पैर में चोट आ गई थी। इधर वंश और रितिका खुद को साफ करने के बाद एक कैफे में थे। रितिका काफ़ी पीते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं और दी हमेशा यहाँ आते हैं, यह जगह मेरी फेवरेट है। वंश ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसने देखा रितिका के होठों के ऊपर कॉफ़ी के झाग से मूछें बनी हैं। उसने जल्दी से उसके गाल को पकड़ लिया तो रितिका पीछे से हटते हुए बोली, वंश तुम ये क्या कर रहे हो? हम अभी कैफे में हैं। उसकी बात पर वंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो उसके अंगूठे को उसके होठों से वो साफ करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें मुंह साफ कर रहा हूँ।
रितिका एम्बेरस्ड फील करने लगी। उसने कहा, ओह। वे दोनों फिर से कॉफ़ी पीने लगे। कुछ पल बाद रितिका ने कहा, मैंने वैसे वंश, तुम मुझे अपने घर लेकर कब जा रहे हो? यह सुनकर वंश के गले में कॉफ़ी अटक गई और वो खांसने लगा। क्योंकि उसे इस सवाल का जरा भी उम्मीद नहीं थी। रितिका ने कहा, आर यू ओके? वंश खुद को संभालते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे घर क्यों जाना चाहती हो? रितिका ने मुंह बनाया और बोली, ओह, तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए? बुद्धू, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वक्त आने पर मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? वंश ने कहा। यह सुनकर रितिका ने मुंह बनाया और बोली, साफ साफ कहो, तुम मुझे उनसे मिलवाना ही नहीं चाहते। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो गुस्से से खड़ी हो गई और वहाँ से जाने लगी तो वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। यह महसूस करते हुए कि वो कहाँ बैठी है, रितिका के चेहरे लाल हो गए। वो हैरानी से बोली, वंश, तुम ये क्या कर रहे हो? वंश ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम आजकल इतनी जिद क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें उनसे वक्त आने पर मिलवा दूंगा, और अभी नहीं। रितिका मुंह बनाने लगी। उसके क्यूट फेस को देखकर वंश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शाम को तुम्हें मेरे अंकल के घर ले जाऊंगा। आज रात मेरी पूरी फैमिली वहां आने वाली है। रितिका ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में? वंश ने हाँ में सर हिलाया। फिर कुछ देर बाद रितिका बोली, तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद तो करेंगे ना? वंश ने कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। रितिका ने नर्वस होते हुए कहा, सच में ना? वंश ने हाँ में सिर हिलाया। रितिका खुश हो गई। शाम का वक्त। सारांश दोपहर में ही मुंह लटकाकर घर आ गया था। इस वक्त वो अपने कमरे में बंद होकर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो हॉस्पिटल फोरम पर चल रहे न्यूज़ को देख रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा फोन पर पांडा नाम फ्लैश हो रहा है। वो फोन पिक करते हुए बोला, पांडा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी बहुत ज़रूरी काम में हूँ। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, अच्छा ज़रा मुझे भी तो बता, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिसे तू मुंह लटका कर बैठा है? सारांश ने उसकी बात सुनी तो उसे दरवाजे को देखा, जहाँ पर आद्या अपने फ़ोन को कान में लगाकर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसने फ़ोन को साइड से रखा और फिर से चुपचाप बैठ गया। उसके पास आते ही बोली, क्या हुआ बात तो ना, क्या काम कर रहा है तू यहाँ पर? सारांश बेड से उठते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं था तुमसे बात करने का। आद्या उसके पास आई और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, क्या बात है सारांश? मैं पिछले 2 घंटे से तेरे पास फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहा और अब ऐसे मुंह लटका कर बैठा है। मुझे बता, क्या बात है? सारांश उससे नज़र चुराते हुए बोला, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हॉस्पिटल के काम को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। तू बता, तू यहाँ कैसे आई? आद्या उसके गाल को पकड़ते हुए बोली, तुझे तो ठीक से झूठ भी बोलना नहीं आता। अब सच सच बताओ, बात क्या है? उसके सवाल पर सारांश खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही दिन भर का काम और गर्लफ्रेंड का चक्कर। तुम तो जानती हो ना कितना परेशान करती है वो सब मुझे, कितना समझाती थी वो उसे। उसकी बात सुनकर आद्या उसके पेट पर मारते हुए बोली, तू कभी नहीं सुधरेगा। आउच! सारांश ने अपना पेट पकड़ लिया। यार, लगी मुझे। आद्या ने मुंह बनाया और बेड पर बैठते हुए बोली, अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। और वो अपना फ़ोन चलाने लगी। सारांश उसे हैरानी से देखते हुए बोला, अब तो कमरे से जाएगी, तब मैं तैयार हो लगी, जल्दी तैयार हो जा। और वो अपना फ़ोन चलाने लगी। सारांश उसे हैरानी से देखते हुए बोला, अब तो मेरे कमरे से जाएगी, तब तो मैं तैयार होऊंगा ना, मैं तेरे सामने कपड़े थोड़े ही बदलूंगा। आद्या ने कहा, ओए, तू कब से मुझसे शर्माने लगा? चुपचाप तैयार हो जा। सारांश ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सब के काना चैनल। इसको सब्सक्राइब भी करो। एपिसोड 455, बर्थडे पार्टी। कुछ देर बाद सब शाह विला पहुंच गए। यार, मैं तो आदित्य के बारे में भूल ही गई कि वो
भी इस कहानी में एग्जिस्ट करता है। खैर कोई बात नहीं। सोना, अंश और आयांश, सानवी, रूहानी, सारांश, आद्या और पीहू शाह विला आ गए। पार्टी गार्डन एरिया में रखी गई थी। वहां पर एक 10 साल की छोटी सी प्यारी लड़की टेबल पर बैठकर अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा रही थी। ये थी नैना, आदित्य की बेटी। दिखने में एकदम बबली और क्यूट। आज उसका 10वां बर्थडे था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। आदित्य उनसे कुछ ही दूर पर एक आदमी से बात कर रहा था और उसकी वाइफ यानी 35 साल की वीना शाह वो खाने पीने की तैयारी देख रही थी। नैना ने उसको देखा तो भागकर उसके पास आ गई। वो आयंश के पास आई और उछलते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड हैंडसम, आप आ गए। आयंश उसे गोदी में उठाते बोला, हैप्पी बर्थडे मिस क्यूटी पाई। नैना उसके गाल को चूमते हुए बोली, थैंक्स मिस्टर हस्बैंड। वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, आप इन बियर्ड में काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। सब हंसने लगे और उसकी बात सुनकर अंश ने अपना गला साफ किया। नैना ने अंश को देखा और उसके गोद से उतरकर उसके पास जाते हुए बोली, बट अंकल आप ज़्यादा कूल हैं। अंश ने उसे गोद में उठाया और उसके गाल पर चूमते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे लिटिल एंजल। थैंक्स अंकल कहते हुए नैना भी उसके गाल पर चूमा। सोना उसे गिफ्ट देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना अंश के गोद से ही सोना के गाल पर चूमने बोली, थैंक्स आंटी। ऐसे ही आद्या, सारांश, सानवी और पीहू ने भी उसे विश किया। तब तक वहाँ पर आदित्य और नीना भी आ गए। आदित्य अब अपने पापा का बिजनेस संभालता था। वो काफ़ी मैच्योर और समझदार था। रूहानी नैना को देख रही थी। रूहानी उसके लेवल में झुकी और उसके गाल पर चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना सवालिया नज़रों से आयांश को देखते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम, ये प्रिटी लेडी कौन है? पहले तो इन्हें नहीं देखा। आयांश उसके लेवल में झुका और उसके कान में धीरे से बोला, माई वाइफ। क्या वो तुम्हें पसंद आई? शी इज़ प्रिटी राइट। ये सुनकर नैना का चेहरा उतर गया। वो रुआसा होकर उसे देखते हुए बोली, आपकी शादी हो गई? आयंश ने हाँ में सिर हिलाया। नैना सबकते हुए बोली, लेकिन मुझे आपने शादी में नहीं, लेकिन आपने मुझे आपसे शादी करनी है। ये कहते हुए उसने गिफ्ट को फेंक दिया और अंश से लिपट कर रोने लगी। सब हैरानी से उसे देखने लगे। नैना ने रोते हुए कहा, मुझे ये आंटी नहीं पसंद। मिस्टर हैंडसम ने इनसे शादी क्यों की? अंश उसे ऊपर उठाते हुए बोला, बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा दूल्हा ढूंढ लेंगे। नैना जिद करते हुए बोली, नो, मुझे सिर्फ हैंडसम से शादी करनी है। रूहानी उसके पास आई और बोली, आई एम सॉरी नैना, हमें पता नहीं था आप अपने मिस्टर हैंडसम से शादी करना चाहती हैं। अगर हमें पता होता तो हम इनसे शादी नहीं करती। नैना उसे सबकते हुए देखने लगी। रूहानी की मुस्कान बहुत प्यारी थी। नैना ने उसे देखा लेकिन चुप ही रही। रूहानी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप अपने मिस्टर हैंडसम से शादी कर लेना, लेकिन अभी नहीं, जब आप बड़ी हो जाओगे ना तब, ओके? सच्ची में? नैना ने पूछा। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर आयंश ने अजीब सा मुंह बना लिया। उसे देखा। रूहानी बोली, तो इसी बात पर हम आपके दोस्त बन सकते हैं? नैना ने हाँ में सिर हिलाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। सब खुश हो गए। वीना ने कहा, अब बातें हो गई हो तो चलो केक कट करते हैं। नैना केक के नाम से बहुत खुश हो गई। वो आयंश का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अंदर केक के पास ले आई। बच्चों ने उसके पास जमा हो गए। तभी 2 कार गेट के अंदर आई। सब रुक गए। एक कार का गेट खोलकर आरव उससे बाहर आया। उसमें हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। वो दूसरी कार को देखने लगा। उसके पास आ गया। उसने उसको ग्रीट किया और नैना को गिफ्ट देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना ने खुश होकर गिफ्ट ले लिया। आरव आकर सानवी के पास खड़ा हो गया। सानवी हल्का सा मुस्कुराई। तभी दूसरी कार का गेट खुला और वंश उससे बाहर आया। नैना ने वंश को देखा तो मुंह बनाया। उसे ये नीली आंखों वाला डेविल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर वक्त उसे डराता ही रहता था। सब उसके आने का इंतजार करने लगे, लेकिन वंश कार के दूसरी तरफ आया और गेट खोलकर किसी का हाथ पकड़ते हुए उसे कार से बाहर ले आया। आरव ने उसे देखा तो हैरान हो गया और बाकी सबके चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव आ गए, अंश और सारांश को छोड़कर।
रितिका ने सुंदर सा पिंक कलर का फ्रॉक पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे और उसके पैरों में काले रंग के बूट्स थे। वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। वंश उसे सबके पास ले आया। रितिका वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो नर्वस होकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। आद्या वंश के पास आते हुए बोली, वंश ये कौन है? वंश ने सबको बिना किसी भाव के देखा और सीधे बोला, ये रितिका है, मेरी गर्लफ्रेंड। रितिका को उसका वंश की गर्लफ्रेंड जानकर सबकर एक बार फिर से हैरान हो गए, पर रितिका को देखकर अंश की अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और सोना को तो जैसे चक्कर ही आने वाला था। उसने बच्चे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों थे? वंश रितिका को घर वालों से मिलाते हुए बोला, रितिका ये मेरी फैमिली है। रितिका ने मुस्कुराते हुए सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अब तक किसी को भी पता नहीं था कि रितिका देख नहीं सकती। सोना ने कहा, नमस्ते बेटा, पर तुमने ये रात में चश्मे क्यों लगाए? रितिका ने उसकी आवाज़ सुनी और उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, वो आंटी एक्चुअली मैं। उसने इतना कहा ही था कि वो किसी चीज़ से टकरा गई और गिरने को ही थी कि सोना ने उसे पकड़ लिया। संभल कर बेटा, अभी गिर जाती। रितिका सीधी खड़े होते बोली, ओह थैंक्स आंटी, एक्चुअली मैं कुछ देख नहीं सकती। ये जानकर सब हैरान हो गए। सो यू वर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा चैनल। इसको सब्सक्राइब भी करो। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।